हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी एक सीरीज स्टार्ट है, आपके सामने प्रस्तुत है, जिसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न। यानी कि प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है हमारे आरओ एआरओ के, जो अभी तक 2011 से लेकर 2022 के मध्य जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग सब्जेक्टों से, उन सभी को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमने कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की थी ज्योग्राफी की। आपने अगर वो नहीं देखी है तो पहले जाके आप उसको देख लें। और ये हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है ईबीएस की। उत्तर प्रदेश के भी जितने प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हमने आपके सामने डिस्कस किया है। तो आज ये हमारा दूसरा पार्ट है आरओ के पर्यावरण एनवायरमेंट से संबंधित। ओके, तो 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन सभी की हमने डिटेल चर्चा की है। और आप लोग ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रश्न जो है वो आपके सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, लेकिन उसको ज्यादा रिपीट हमने नहीं किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन को एक ही बार में हमने यहाँ से देखा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको दिख रहा होगा कि हमने जो पहली क्लास ली थी उसमें क्या था, कई सारे हिस्ट्री के प्रश्न भी मिले थे, कई सारे आपको बायोलॉजी के भी प्रश्न मिले होंगे, उसमें साइंस का भी 1 से 2 प्रश्न मिल चुका होगा। तो ईवीएस एक वो सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हर प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि हर प्रकार का प्रश्न ईवीएस के अंतर्गत पूछा जाता है। यानी कि इन्वायरमेंटल जो हमारी स्टडी होती है उसके अंतर्गत आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जहां से पर्यावरण से संबंधित होता है, जो भी हमारे मुद्दे जो संबंधित होते हैं वो सभी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज से हम पहले प्रश्न की स्टार्ट करेंगे और इससे पहले भी हम एक क्लास देख चुके हैं। तो आज हम फिर से 25 प्रश्न करने वाले हैं। और आपके लिए बता दूं कि ये सीरीज लगातार जारी है। इसके बाद हम हिस्ट्री को शुरू करेंगे, हिस्ट्री या साइंस को शुरू करेंगे। आप लोग बता दीजिएगा कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है या साइंस पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो आज की क्लास के जोड़ लगाते हैं। और क्या है हमारा आज का कॉन्सेप्ट, ये देखिएगा। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कह रहे हैं वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरओ में तो पूछा ही पूछा गया है। और भी बहुत शक्तिशाली एग्जाम है जिसके अंतर्गत इसको पूछा गया है। तो भाई इसका जो आपका वन अनुसंधान संस्थान है, ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्थापित किया गया था। तो आपको ये प्रश्न ये भी पता चल गया कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वन संरक्षण 1980 के तहत इसको स्थापित किया गया था आपका। और अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हम मनाते हैं 21 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हम मनाते हैं 21 मार्च को। ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल भी मैंने आपको ये प्रश्न बताया था। तो ये जो वन अनुसंधान संस्थान है आपका देहरादून में स्थापित किया गया, और देहरादून में स्थापित किया गया 1906 में। तो कहां पर स्थापित किया गया, देहरादून में। और देहरादून में आपका स्थापित किया गया था 1906 के अंतर्गत। तो 1906 के अंतर्गत अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां पर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर से भी रिलेट करेगा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां पर है। ठीक है, तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय आपके तेलंगाना में है। कब स्थापित किया गया था, 13 सितंबर 2022 को स्थापित किया गया था। कहां पर है, आपके तेलंगाना में है। और 13 सितंबर 2022 को इसको स्थापित किया गया था। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय आपके यहीं पर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला आरक्षित वन कहाँ है। ठीक है, तो भारत का पहला आरक्षित वन जो है वो कहां पर है, आपके सतपुड़ा।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो देखिएगा मैंने आपको इस पे कई सारे प्रश्न बताए हैं, यानी कि भारत का पहले आरक्षित अगर वन की बात करेंगे तो भारत का पहला जो आरक्षित वन है वो कहाँ पर है आपका, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये कहाँ पर है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है, जो कि भारत का पहला आरक्षित वन है। ओके, और आपका जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इससे हमने एक प्रश्न भी पढ़ा था कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ की चोटी है। ठीक है, और इसी पे अगर हम बात करें तो आपके वन संरक्षण अधिनियम से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। उसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था। प्रोजेक्ट टाइगर आया था हमारा 1973 में। और आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी आया था। कब आया था, तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। एक एक नोट्स आप बना लीजिएगा, यही प्रश्न हमारे पेपर में आएंगे और यही प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ठीक है, देहरादून में 1906 में वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था। 1906 में वन अनुसंधान संस्थान को स्थापित किया गया था। और भारत का पहला आरक्षित वन है सतपुड़ा नेशनल पार्क, और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो आपके कहां पर है, तो आपके वो तेलंगाना में है। ठीक है, याद रखिए 13 सितंबर 2022 को ये बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, इसे क्या बोलते हैं हम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या बोलते हैं हम इसे, तो इसे हम बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो एनजीटी, एनजीटी जो है आपका, ठीक है, एनजीटी की स्थापना हुई कब थी, तो देखिएगा एनजीटी जो है वो आपके क्या करता है, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड है आपका। ठीक है, जो क्या लगता है, जुर्माना लगाता है आपका। इसे 1974 के तहत अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। इसके अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित हुआ था, तो डेट भी पूछी जा सकती है आपसे, तो आप इसको याद रखिएगा। 2010 को स्थापित किया गया था। मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय आपका कहां पर है, तो मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, मुख्यालय होने के बाद में अगर पूछा जाता है कैसा निकाय है, तो अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि एनजीटी एक वैधानिक निकाय है। एनजीटी कैसा निकाय है, तो हम कह सकते हैं एनजीटी एक वैधानिक निकाय है। और ओवरऑल अगर बात करेंगे तो इसके पहले पहले अध्यक्ष पहले अध्यक्ष की बात अगर करते हैं कि इसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो लोकेशर सिंह। ठीक है, जस्टिस लोकेशर सिंह इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष का जो नाम था उसमें किसका नाम शामिल किया गया, लोकेशर सिंह को 18 अक्टूबर 2010 में इसको स्थापित किया गया। लोकेशर सिंह इसके अध्यक्ष थे। वैधानिक निकाय है, कैसा निकाय है आपका, एक वैधानिक निकाय की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और अगर बात करें कि इसके रीजनल ऑफिस हैं, यानी कि क्षेत्रीय ऑफिस भी हैं, तो भारत में इसके क्षेत्रीय ऑफिस भी हैं। जैसे क्षेत्रीय ऑफिस की बात करेंगे तो भोपाल में इनका क्षेत्रीय ऑफिस है। पुणे, चेन्नई और कोलकाता, चेन्नई और कोलकाता, यहां पर इनके क्या है, क्षेत्रीय ऑफिस हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आगे वाले आने वाले टाइम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका किस शहर में क्षेत्रीय ऑफिस नहीं है, यानी कि रीजनल ऑफिस नहीं है। ठीक है, तो क्षेत्रीय कार्यालय, तो याद रखिएगा
भोपाल, पुणे, चेन्नई, और अगर बात करेंगे तो कहां पर, कोलकाता में। तो इनका क्षेत्रीय ऑफिस वहां पर है। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित हुआ था। अभी स्टेटमेंट लेवल में अगर एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आप बताइएगा एनजीटी के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं, तो वो पहला कह देगा कि ये संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक नहीं, कैसा निकाय है, वैधानिक निकाय। तो भारतीय संविधान में हम वैधानिक निकाय उन्हें कहते हैं जिनकी स्थापना किसी एक्ट के द्वारा की गई हो। जिनकी स्थापना किसी एक्ट के द्वारा की गई हो उन्हें वैधानिक निकाय कहते हैं। ओके, तो ये क्या है, आपका वैधानिक निकाय है। तो एनजीटी की अगर बात करेंगे तो 2010 में 18 अक्टूबर 2010 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। ओके, कब स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है, कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो जीवों के बीच का क्षेत्र होता है। तो हम कह सकते हैं दो प्रकार का होता है पारिस्थितिकी तंत्र, एक तो होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। तो दो प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक होता है जैविक तंत्र और एक होता है अजैविक घटक। ठीक है, घटक भी बोल सकते हैं, यानी कि जैविक व अजैविक। तो प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य कैसा घटक है, अजैविक घटक है, जैविक घटक है, या पूछूं प्रकाश, तो देखिएगा प्रकाश हो गया, ताप, आर्द्रता, ये सब आपके कैसे घटक हैं। तो अगर इनकी बात करेंगे ये तो सब आपके अजैविक घटक हैं। लेकिन अगर बात करेंगे जिसमें क्या होती है, जो सांस लेते हैं, जैसे अगर बात करें पौधे, पौधे जैविक घटक की श्रेणी में आते हैं, जानवर जैविक घटक की श्रेणी में आते हैं, मनुष्य ये जैविक घटक की श्रेणी में आते हैं, और सूक्ष्म जीव की बात करेंगे तो ये भी किस में आते हैं, जैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, जैविक घटक की श्रेणी में है। अजैविक घटक की श्रेणी में से प्रकाश हो गया, ताप हो गया, आर्द्रता हो गई, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आपके अजैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये सब कैसे आते हैं, अजैविक घटक की श्रेणी में। आप बताइएगा कि मृदा किस में आएगी, मृदा किस में आएगी, हवा किस में आएगी। तो हवा और मृदा सब कैसी होंगी, आपके अजैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। तो हवा और मृदा भी किस में आएगी, अजैविक घटक के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ये आपके अजैविक घटक हो गए और ये आपके कैसे हो गए, तो ये आपके जैविक घटक हो गए। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या है। तो प्रेरक बल की बात करेंगे तो क्या है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है वो प्रेरक बल के रूप में कार्य करता है, किसके, पारिस्थितिकी तंत्र के। ठीक है, कह रहा ऊपरी वायुमंडल की जो ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है। तो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वो किससे हो रहा है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ये देखिएगा अगर सूर्य की बात करें, ठीक है, एक हमारा सनलाइट है, और जो सूर्य जो होता है एक किरणें निकालता है। तो सूर्य में दो गैसें होती है, एक तो होती है हाइड्रोजन, दूसरी होती है हीलियम। इसमें हाइड्रोजन का 75% होता है, तो हीलियम आपकी कितने प्रतिशत होती है, 25% क्या होती है, हीलियम होती है। तो दो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इनसे जो आपकी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, सूर्य से आने वाली किरणों को क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं पराबैंगनी किरणें। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी जो किरणें हैं इनको अवशोषित करती है कौन, ओजोन परत। तो उनको अवशोषित करने का कार्य करती है ओजोन परत। और ओजोन परत जो भी पराबैंगनी किरणें आती हैं इनको 98% क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अगर इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता था कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करती है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करती है उसको क्या कहते हैं, ओजोन परत। अब प्रश्न ये बनता है कि ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाएगी, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाएगी, आपके समताप मंडल में। ठीक है, और समताप मंडल जो है वो
आपके अगर बात करें पृथ्वी की सबसे निचली परत जो है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल, और उसके बाद जो परत आती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम समताप मंडल की श्रेणी में रखते हैं। क्या है, समताप मंडल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो इतना हमारा स्पष्ट हो गया कि जो ओजोन परत होती है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। तो अगर बात यहां से हम करेंगे कि जो 98% जो है वो आपको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है ओजोन परत। ओजोन परत जो है वो आपको 98% जो है वो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ठीक है। तो ओजोन परत क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है यहां से। तो इसके लिए अगर बात करेंगे कि कौन सी गैस जो होगी वो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होगी। ठीक है, तो वायुमंडल की ओजोन परत पर जो क्षरण करती है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस क्षरण करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्षरण करती है आपके। ठीक है, तो ये तो बात हमें पता चल गई है कि जो पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करती है वो ओजोन परत करती है। और ओजोन परत की जो मोटाई है, ठीक है, ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किसमें क्रिएट करते हैं, डॉप्सन इकाई में। तो डॉप्सन इकाई के द्वारा ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। तो ओजोन परत जो संरक्षण दिवस है वो हम 16 सितंबर को बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रीवियस ईयर नहीं, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब बनाते, तो लोग 16 सितंबर को बनाते हैं। तो आपकी अगर बात करें, देखिएगा हाइड्रोजन की खोजकर्ता की बात करेंगे तो हेनरी कैविडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है, तो इन तरह प्रश्न हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब जैसे आप अगर समुद्र के अंदर जाएंगे गोताखोर बनते हुए तो हीलियम व हाइड्रोजन का मिश्रण नहीं लेके जाएंगे, किसका मिश्रण लेके जाएंगे, तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण लेके जाएंगे। तो समुद्री गोताखोर जो समुद्र के अंदर जाते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण लेके जाते हैं। ठीक है, और आपका देखिएगा सूर्य के प्रकाश की अगर बात करेंगे पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो प्रश्न बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, कितना समय लगेगा, 500 सेकेंड। अब अगर पेपर में 500 सेकेंड नहीं आएगा तो आपका क्या आएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। और अगर इसको हम फिर से निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, ये आपका 500 सेकेंड ही तो बनेगा। तो पृथ्वी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 500 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, अगला देखिएगा, जैविक व अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करते हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया कि जो घटक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैविक होते हैं, अजैविक होते हैं। जैविक घटक में पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव आते हैं। अजैविक घटक में प्रकाश, ताप, आर्द्रता, हवा, वायु आदि चीजें आपकी आती हैं। अब इसी से देखिएगा प्रश्न बन गया है कि भाई बिचौलिया के रूप में कार्य कौन करता है, किसके पार्ट है, यानी कि जैविक बात करेंगे, अजैविक बात करेंगे, किसके पार्ट हैं, आपके पारिस्थितिकी तंत्र के पार्ट हैं। अब पूछा कि इसके अंतर्गत बिचौलिया के रूप में कार्य कौन करता है, तो कौन करेगा, उत्पादक। ठीक है, बिचौलिया के रूप में कार्य कौन करेगा, उत्पादक जो होगा वो बिचौलिया के रूप में कार्य करेगा। ओके, याद रखिएगा, बल्लाइनर प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अब इंपॉर्टेंट तो होगा ना, इसलिए क्योंकि पेपर में पूछा गया अभी तक। अगर पेपर में ना पूछा था तो हो सकता था कि कह सकते थे इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ठीक है, अब इस तरह के प्रश्न आपके सबसे ज्यादा आते नहीं वाले कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी हरित गैस नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो हरित गैस नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। हरित गैस जो होती है वो क्या उत्पन्न करती है, भूमंडलीय ऊष्मीयकरण, भूमंडलीय ऊष्मीकरण, या हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय ऊष्मीकरण बोले या ग्लोबल वार्मिंग बोले, ठीक है, इन्हें हरित गैस के अंतर्गत रखा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग हमारी क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि आज के मौसम में क्या होता है, धूप होती है फिर भी क्या होती है, बारिश हो जाती है। एक ग्लोबल वार्मिंग का सबसे खतरनाक कारण है, 21वीं शताब्दी जो है
वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक मानी गई है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हानिकारक होंगे। तो ग्रीन हाउस गैसें हमारी जो होती हैं, सबसे अधिक जो प्रभावित है ग्रीन हाउस गैस, वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। उसके बाद अगर बात करेंगे दूसरे नंबर पे, अगर ऑप्शन में मान लीजिएगा पूछा गया कि सबसे रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है ग्रीन हाउस गैस, तो क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तब क्या होगा, तब हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर जलवाष्प कह सकते हैं, कह सकते हैं मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज वगैरह में भरी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसमें जो हमारी गैस है देखिएगा, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है वो आपके वायुमंडल में 21%, जो वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक पाई जाती है वो आपकी जो गैस है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन, दूसरे पे 21 हाइड्रो ऑक्सीजन। और इसके बाद अगर बात करेंगे तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो आपके ऑक्सीजन है। कितने प्रतिशत पाई जाती है, 46.6% पाई जाती है। कितना, 46.6% पाई जाती है। ऑक्सीजन की अगर ओवरऑल बात करेंगे कि भाई खोज किसने करी, तो जोसेफ प्रस्टले, जोसेफ प्रस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। याद रखिएगा, ऑक्सीजन की खोज के लिए किसको जाना जाता है, जोसेफ प्रस्टले को ऑक्सीजन की खोज के लिए जाना जाता है। ओके, तो इतनी सी बात और आपके लिए कई सारे प्रश्न, यानी कि इतनी सी बात और आपके लिए कई सारे प्रश्न। मैंने आपको बताया कि CFC जो होती है वो हमारे रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिजों में होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक तो हमारे घरों में फ्रिज भी होता है जिसे बोलते हैं घरेलू फ्रिज, और एक क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बड़े शीतलक। क्या होते हैं, बड़े शीतलक। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा और आप इस बात का हमें आंसर बताइएगा कि जो बड़े शीतलक होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है। जो बड़े शीतलक होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, जो घरेलू शीतलक होते हैं उसमें कौन सी होती है। तो जो घरेलू शीतलक होते हैं उसमें होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो बड़े शीतलक होते हैं, ठीक है, जो बड़े शीतलक होते हैं यानी कि बड़े बड़े जो होते हैं उसमें कौन सी होती है, उसमें घोली जाती है अमोनिया। उसमें कौन सी गैस होती है, तो उसमें जो गैस होती है उसे हम बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, तो घरेलू फ्रिज जो है उसमें CFC, और जो बड़े शीतलक है उसमें कौन सी होती है, तो उसमें जो गैस होती है उसको हम बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, अमोनिया बोलते हैं। तो इस तरह हमारा जो आंसर है, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अच्छा PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF आपको जो कमेंट्स बॉक्स होगा उसमें आपका जो पहला कमेंट होगा उसके नीचे PDF का लिंक दिया जाएगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। ठीक है, कारण भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये देखिएगा किसकी बात करी जा रही है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की जा रही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित कथन कौन से हैं, तो भाई प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, इससे संबंधित कथन आपके कौन कौन से हैं। यह 1991-92 में शुरू किया गया। तो मैंने आपको कई बार बताया कि प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वो आपके 1992 में शुरू किया गया था। यहाँ पे 1991 लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1993 होता तो ये गलत होता। तो ऊपर वाला तो सही है, पूछा है कि गलत। ये मानव तथा हाथी के बीच टकराव की समस्या को कम करता है, इसीलिए प्रोजेक्ट चलाया गया कि मानव और हाथी के टकराव की समस्या को कम कर दिया जाए। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया। मैंने आपको बताया था कल, मैंने आपको बहुत समझाया था कल कि केबल हो जाए नहीं हो जाए, ऐसे क्वेश्चनों पे थोड़ा डीप ध्यान देना आप लोग। ऐसे क्वेश्चन
ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी के अकॉर्डिंग भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है केवल। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों पे हमेशा याद रखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट साबित होते हैं आपके बड़े बड़े एग्जामों के लिए। तो इन एग्जामों पे थोड़ा सा इसलिए ध्यान देना है कि केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, केवल जंगली हाथी नहीं, जो हमारे बाहर जो आती हैं उन पे भी है, और आपके छोटे बड़े जितने भी हाथी होते हैं उन सभी के कल्याण पर केंद्रित है। ठीक है, तो केवल शब्द लगा है, तो केवल शब्द क्यों लगा है? यानी कोई जबरदस्त एकदम एक बहुत भयानक केस बन चुका है, एक अच्छा केस बन चुका है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि केवल लगा दिया। अगर यहाँ पे नहीं भी लगा होता तब भी ये गलत होता। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हाथी होते हैं, हाथी के समूह का नेतृत्व कौन करता है, तो नर और मादा। तो कौन करेगा? हाथी के समूह का नेतृत्व तो मादा करती है। और हाथी बच्चे को जन्म जो होता है वो 14 से 45 की एज में दे सकती है, यानी कि 14 से 45 की वर्षों तक, यानी कि उनकी जगह 14 वर्ष से लेके 45 वर्षों तक है, यानी कि मिनिमम 14 वर्ष में बच्चे को जन्म दे सकती है, मैक्सिमम 45 वर्ष में बच्चे को जन्म दे सकती है। इसके बाद उनकी गर्भाधारण की अवस्था जो होती है वो समाप्त हो जाती है। उनके गर्भाधारण की जो अवस्था होती है वो कितनी होती है? 680 दिन होती है। तो जो गर्भाधारण की जो अवस्था होती है वो 680 दिन होती है, यानी कि अप्रॉक्स में हम कह सकते हैं 22 मंथ की होती है। ठीक है, अप्रॉक्स में 22 मंथ 20 दिन लगभग में रहा होगा। ठीक है, तो 22 मंथ की होती है, तो 680 दिन की हाथियों की गर्भाधारण की अवस्था होती है, जो किसी भी जानवर में सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो गर्भावस्था जो होती है वो किसकी होती है? हाथियों की होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाथियों की होती है। तो जंगली हाथियों कल्याण के लिए नहीं, कि सभी हाथियों के कल्याण के लिए केंद्रित है ये। ठीक है, आपको पता है। अगला प्रश्न है, ये देखिएगा, ये प्रश्न आपके कैसे हैं? तो आप बोलेंगे ये प्रश्न सबसे सरल है सर, इससे सरल प्रश्न हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा। क्योंकि इससे अगर एक भी निकालेंगे ना तो साफ आधे से ज्यादा इसमें प्रश्न कट जाएंगे। 2 ऑप्शन तो 100% कट जाएंगे अगर आपको एक भी पता है। चलिए मान लेते हैं कि आपको कुछ भी पता हो, आप बता दो कि आपने आज तक कौन सा पढ़ा है। मैं मान लेता हूं कि इतंकी मैंने पढ़ा है, तो मुझे पता है इतंकी जो है वो कहां पर है? नागालैंड में है। तो पहले का थर्ड मैंने आपको बताया कि 2 ऑप्शन तो हम 100% कट कर देंगे। 2 ऑप्शन कट करने के लिए कोई भी समस्या इसमें नहीं होने वाली है। तो भाई देखिएगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। अब अगर आपको बेतला पता है तो एक ही से सवाल क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और देखिएगा सिरोही कहां पर है? मणिपुर में है, तो देखिएगा 4th हो गया। गुन्नई कहां पर है? तो आपके तमिलनाडु में है। अगर ये आपको नहीं पता ना फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, हो गया। तो इसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। ठीक है, अगला देखिएगा इसी प्रकार का है। एक तरफ जैव मंडल है और दूसरी तरफ आरक्षित क्षेत्र है आपके, यानी कि राज्य। तो सिंपलीपाल आपका कहां पर है? उड़ीसा में है। ये देखिए उधर 5 है, इस साइड में 4 हैं। तो सिंपलीपाल आपके उड़ीसा में है, तो पहले का 4th होगा। तो देखिए पहले का अगर 4th की बात करेंगे तो देखो कट गए ना आपके। अगर एक भी पता है तो आपका एक कट जाएगा 100%। दियांग नोकरेक की बात कर लेते हैं भाई। नोकरेक आपका मेघालय में है, तो थर्ड का 5 होगा। देखिएगा थर्ड का क्या है? 5 है, तो यही हमारा ठीक है। हम कह सकते हैं कोल्ड जेट कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में है, और दिहांग आपका कहां पर है? ठीक है, दिहांग जो है आपका वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो उड़ीसा में एक आपका सिमलीपाल है, दूसरा भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क है आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की बात करें कोल्ड डिजर्ट है पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क है ना। ये सब कहां पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। नोकरेक कहां पर है? नोकरेक आपके हिमालय में यानी कि मेघालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ऑप्शन आपका डी जो होगा वो एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, डी आपका एकदम क्लियर आंसर होगा हमारा।
कह रहे पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बताना है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसे हम कहते हैं समुद्र, या कह सकते हैं महासागर। महासागर दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व महासागर दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। 8 जून को हम विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। और जो सबसे बड़ा जो महासागर है उसे हम पैसिफिक सी यानी कि प्रशांत महासागर कहते हैं। पैसिफिक सी बोले या प्रशांत महासागर बोले, ये सबसे बड़ा आपका महासागर, ठीक है। प्रशांत ओशियन बोलते हैं इसे। कल हमने पढ़ा भी था कि ओशियन नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो ओशियन नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे कहाँ पर है, तो आपके कच्छ की खाड़ी यानी कि गुजरात में स्थित है ओशियन नेशनल पार्क। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जैव मंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका होगा। तो महासागर दिवस कब मनाते हैं? महासागर दिवस आपके 8 जून को मनाते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, एक बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो सभी इंपोर्टेंट हैं, बट आप अच्छे से क्लियर कर लें प्रश्नों को तो ज्यादा अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा और पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात, यानी कि कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है? एनर्जी है। ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर की तरफ जाती है, अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो पूछ रहा है कि प्रभाव जो होगा, जो इफेक्ट जो होगा वो क्या पड़ेगा? घटेगी, बढ़ेगी, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? तो बताइएगा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव पड़ेगा भाई इनमें क्या? एक घट सकती है, क्या कर सकती है? घट सकती है, ठीक है। याद रखिएगा, ओनली क्या करेगी? घटेगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, क्या करेगी? घटेगी, ओके। निम्नलिखित किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? किन प्रकार के वनों में पादप विविधता अधिकतम पाई जाती है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। अब पतझड़ वन होंगे तो वैसे ही कट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, ये भी गलत है। शीतोष्ण आर्द्र वन, ये भी गलत है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सबसे अधिक पादप जैव विविधता पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि जो जैव विविधता है, कल मैंने आपको बताया भी था, जैव विविधता अधिनियम कब आया था? ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा बायोडायवर्सिटी से। तो जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो जैव विविधता जो अधिनियम है वो आया था आपके 2002 में, और इसके लिए मुख्यालय बनाया गया था 2003 में। कहां पर मुख्यालय बनाया गया था? चेन्नई में, ठीक है। तो चेन्नई में इसके लिए मुख्यालय बनाया गया। जब चेन्नई में इसके लिए मुख्यालय बनाया गया तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, जैव विविधता दिवस भी बना दिया। तो जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को बनाते हैं, ठीक है। तो जैव विविधता दिवस भी बना दिया, मुख्यालय भी बन गया, अधिनियम भी बनकर तैयार हो गया। 3 पॉइंट आपके अलग अलग, तीनों प्रश्न अभी आप इसी में देखोगे ना, इसी में आपसे पूछा गया है, ठीक है, इसी में आपसे पूछा गया। तो जैव विविधता सबसे अधिक जो पाई जाती है वो आपको पता है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि किस नेशनल पार्क में सबसे अधिक जैव विविधता पड़ेगी, किस नेशनल पार्क में, किस नेशनल पार्क में सबसे अधिक जैव विविधता होगी, तो किस नेशनल पार्क में होगी, ठीक है। ये पॉइंट हमारे बनते हैं कि भाई किस नेशनल पार्क में सबसे अधिक जैव विविधता होगी। तो आपको बता दें, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कहां पर है? आपके केरल में है, और इसी में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सबसे अधिक जैव विविधता किस नेशनल पार्क में पाई जाएगी? आपके साइलेंट वैली नेशनल पार्क में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है आपके। और सबसे अधिक जैव विविधता आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलेगी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आपको सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी, ओके।
पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए अब पारिस्थितिकी तंत्र के कथन है, इस पर विचार करना है। विचार आपको बहुत ही अच्छे से करना है। देख लीजिएगा आप कि भाई विचार हम लोग कैसे करते हैं और कैसे इसमें आप लोग विचार करेंगे। ठीक है, चलिए अब विचार की श्रृंखला पर आते हैं और विचार करते हैं इसमें। ठीक है, कि उत्पादन को प्राथमिक स्वपोषी स्तर पर उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था, ये उत्पादन का जो प्राथमिक स्वपोषी स्तर पर उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल एकदम राइट है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी उत्पादन के स्तर से परपोषी, वे भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें देखिएगा सबसे पहली बात, नहीं केवल कुछ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। अगर ये प्रश्न हमको नहीं भी आता है तब भी आपको देखने में लगेगा कि दोनों के दोनों कथन जो है ना वो एकदम ठीक है, क्योंकि उत्पादन को प्रथम स्वपोषी कहा जाता है। जो उत्पादन के लिए प्रथम जो प्राइमरी सेक्टर के होते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र के होते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा 1 और 2, यानी दोनों ऑप्शन आपके एकदम राइट होंगे। कह रहा भीतर कनिका गनार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अभी हमने पढ़ा था कि भीतर कनिका नेशनल पार्क कहां पर है, उड़ीसा में है। तो भाई विचार करना है कथनों पर, और विचार करने के बाद ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि बोला क्या है, सही कथन है या है। तो सही कथन आपको बताने हैं कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ये बसंत धारा व स्वर्णरेखा नदियों के संगम पर है या डेल्टा पर स्थित है। अभी मैंने आपको बताया कि भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वो आपके उड़ीसा में स्थित है। कहां पर स्थित है, आपके उड़ीसा में। और उड़ीसा में आपके ब्राह्मणी नदी के तट पर है, बैतरणी नदी के तट पर है, लेकिन है कहां पर, उड़ीसा में। तो पहला तो आपका गलत हो गया। वह पश्चिम बंगाल में अब स्थित है। अरे भाई उड़ीसा में अब स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। ना तो पहला ना तो दूसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा। देखिएगा क्या क्वेश्चन बनाया है, आंसर तो पूछा है लेकिन दोनों के दोनों गलत पूछे हैं। एक भी ठीक नहीं है, दोनों के दोनों इसमें गलत ही पूछे हैं आपसे। ठीक है, तो आंसर तो दिए हैं लेकिन दोनों के दोनों भाई मेरे गलत हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल में आपके कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल में बात करेंगे सुंदरबन। सुंदरबन नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो सुंदरबन नेशनल पार्क आपके पश्चिम बंगाल में है। ओके, याद रखिएगा इसको। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि इनमें कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान बेतला, अभी हमने बेतला पढ़ा। बेतला कहां पर है, आपके झारखंड में। अभी तो पढ़ा था बेतला झारखंड में। अंशी कहां पर है, तो अंशी आपके कर्नाटक के अंतर्गत आता है। इंद्रावती की बात करेंगे तो ये आपके छत्तीसगढ़ में है, और यही हमारा आंसर भी है, छत्तीसगढ़ में है। गूगामल की बात करेंगे, गूगामल आपके महाराष्ट्र में है। कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में। तो भाई मैचिंग करने के लिए भी आ सकता था। ठीक है, एक प्रकार की मैचिंग है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका सी। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। अब देखिएगा कर्नाटक के अगर और भी नेशनल पार्क की बात करेंगे तो देखिएगा बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, महाराष्ट्र का नेशनल पार्क की बात करेंगे नावेगांव नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और अभी मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के पढ़ाए, एक मैंने आपको केरल का पढ़ाया। ठीक है, उड़ीसा के नेशनल पार्क पढ़े, पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क पढ़े। तो इस तरह ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है। ठीक है, इनसे आप हटिएगा नहीं, इनसे आप जाइएगा जरूर इनके पास में। ठीक है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है। तो पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है, डायरेक्ट हमको याद करना है। अभी हमने कुछ देर आपको बताई थी कि आपके जो ओजोन परत की इकाई है वो क्या है,
ठीक है, देखिएगा ओजोन परत की इकाई क्या है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, ये काफी कंफ्यूजन बनते हैं। ध्वनि की तीव्रता इकाई क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनता है जब पेपर में आता है ना, तो स्टूडेंट जो है वो ज्यादा कंफ्यूज आ जाता है। ठीक है ना, कंफ्यूजन बन जाता है इन चीजों के लिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है उसे कहते हैं डेसिबल। क्या कहते हैं उसे, तो उसे हम कहते हैं डेसिबल। ठीक है, और जो ओजोन परत की जो इकाई है उसे हम कहते हैं डॉप्सन। क्या कहते हैं, डॉप्सन कहते हैं। तो उसको हम डॉप्सन कहते हैं। जो पॉजिटिव पदछाप के माप की इकाई है उसे कहते हैं भूमंडलीय हेक्टर। क्या कहते हैं उसको हम, तो उसको हम कहते हैं भूमंडलीय हेक्टर कहते हैं। ओके, याद रखिएगा इस बात को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे अच्छा प्रश्न आपका बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये रिलेट करेगा आपके सनों से। किससे रिलेट करेगा, सनों से। भाई पार्क को बताना है कि निम्नलिखित उद्यानों में से सर्वप्रथम सबसे बाद में के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पार्क के नाम नीचे दिए गए हैं, बताइएगा कि कौन सा पार्क कब स्थापित किया गया था। और एक प्रश्न मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। कैसे भाई, दुनिया का सबसे सरल है, तो देखिएगा। जिम कार्बेट आपके उत्तराखंड में है। कब बना था, 1986 में बना था, वो सॉरी 1936 में बना था। लो, सबसे पहला हो गया, कहानी खत्म, पैसा हजम हो गए। काजीरंगा कहाना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, 1955, मध्य प्रदेश। कहां पर, मध्य प्रदेश में, 1955। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। चलिए इधर ही लिख देते हैं, असम में। कहां पर, असम में, 1974। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल। आंसर 4। आंसर कौन सा होगा, 4। साइलेंट वैली नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो 1984, अब बात करी जाएगी तो 1984। लो, एकदम एक ही प्रश्न निकालने से सभी को पता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको हम जानते थे। तो जब हेली नेशनल पार्क बना, तब ये बन गया जिम कार्बेट नेशनल पार्क, और उसको स्थापित किया गया था 1936 में। इससे पहला कोई सा पार्क स्थापित नहीं किया गया था। क्वेश्चन का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ जिम कार्बेट की डेट अगर पता होती है, तो भाई एज ए टिप, जैसा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, जैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए, जैसे आंसर एग्जाम में दिए गए, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, मैंने कोई इसमें चेंज नहीं किया है कि आप समझो कि मैंने इसमें चेंज कर दिया, तो भाई मैं चेंज नहीं करा आपसे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट संस्थान स्थित है। किस नगर में है, तो देखिएगा आपका नगर जो है वो क्या है, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में, ठीक है, कहां पर है, नई दिल्ली में। अगर मैं आपके यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की अगर बात करूं, जिसे मैं शॉर्टकट में कहता हूं यूएनईपी। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहां पर है, नई दिल्ली में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 जून 1972 को हुई थी। और मुख्यालय है आपके नैरोबी। नैरोबी किस देश की कैपिटल है, केन्या की। तो नैरोबी केन्या की कैपिटल, केन्या कैपिटल है नैरोबी, और मुद्रा है आपकी शिलिंग। तो यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, आपके नैरोबी में है। ठीक है, कहां पर है, नैरोबी में है। नैरोबी यानी कि
केन्या में आता है। ठीक है, कहां पर आता है? आपके केन्या में आता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और इकोलॉजी एनवायरनमेंट का मुख्यालय कहां पर है? आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, कहां पर है? नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे हानिकारक है? तो कौन सा वायु प्रदूषक जो है वो हानिकारक श्रेणी में आता है? ठीक है, तो वायु प्रदूषक के लिए हानिकारक क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगी हानिकारक? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बल्लहर के फॉर्मेट में एक अच्छा प्रश्न है। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो विश्व धरोहर में किसको शामिल किया है? 2016 में। वेरी ग्रेट प्रश्न, बहुत ही महान प्रश्न है ये। करंट अफेयर से रिलेट करेगा तो प्रश्न तो महान बनेगा ही। ठीक है, काजीरंगा की बात करेंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में। और कहां पर है? आपके असम में। कहां पर है? आपके असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कंचनजंगा की बात अगर करी जा गई है, कंचनजंगा नेशनल पार्क को 2016 में ही शामिल किया गया था। कहां पर है? आपके सिक्किम में। कहां पर है? आपके सिक्किम में। जिम कार्बेट अभी हमने पूछा कहां पर है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहां पर है? आपके उत्तराखंड में है। तो इसको 2016 में शामिल किया गया। फूलों की घाटी को शामिल किया गया 2005। ठीक है, तो फूलों की घाटी आपके यहीं पर है, उत्तराखंड में है। तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो हमारे आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर होगा हमारा कंचनजंगा। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? कंचनजंगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यूनेस्को ने शामिल किया, तो यूनेस्को का पहला मिश्रित स्थल है। ठीक है, भारत का एकमात्र यूनेस्को की सूची में जिसे हम कहते हैं मिश्रित स्थल के रूप में शामिल है। तो एकमात्र मिश्रित स्थल है जिसे कहते हैं कंचनजंगा। क्यों कहते हैं मिश्रित स्थल? देखिए, कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, अगर कंचनजंगा बात करेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक आती है जिसे हम कहते हैं कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है वो आपकी सिक्किम में है। कहां पर है? आपके सिक्किम में है। तो सिक्किम की जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? आपके नेपाल से लगती है। तो हम कह सकते हैं भारत व नेपाल में है। और यही अगर बात करेंगे नंदा देवी, नंदा देवी जो है वो भारत की, संपूर्ण भारत की, यानी कि पूरी तरह से भारत में ही स्थित है। भारत में सिर्फ उत्तराखंड में स्थित है, किसी से सीमा नहीं लगती। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूर्ण रूप से कौन है? नंदा देवी है। अगर पूछा जाए कौन सी है तो आपके कंचनजंगा भी है, गार्डविन आपकी भी आती है, गार्डविन ऑस्टिन भी आती है आपके भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से, है ना। तो अलग अलग टाइप का अलग अलग प्रश्न हमारा बनता है। तो कंचनजंगा की बात करेंगे, कब स्थापित किया गया? 2006 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और कैसा स्थल है? तो आपका मिश्रित स्थल है, यानी कि मिक्स्ड स्थल है, मिक्स्ड प्लेस है। और आपके चोटी भी है, नेशनल पार्क भी है, बायो रिजर्व भी है। इस तरह इसको मिश्रित स्थल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जलीय फर्म जिसे उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? ये प्रश्न आपके जरूर आता है पेपरों में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि वह जलीय फर्म जो है वो आपके धान के खेत, धान के खेत में देखने को मिलेगी आपको। और बहुत ही तेजी से बढ़ती है। कहीं के लोग इसके पकौड़े भी खाते हैं, पकौड़े भी खाते हैं, चटनी भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शैवाल की तरह होती है। और जापान एक ऐसा देश है जिसमें शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एजोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? तो इसको हम बोलते हैं एजोला। ठीक है, तो एजोला इसका राइट आंसर है। कह रहे ऑक्सीजन जो एक संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ आती है? तो देखिएगा, ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कब होगा? हरी पत्तियों में होता है। तो पौधों में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, मनुष्यों में नहीं होती। तो जो ऑक्सीजन जो उत्पन्न होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो कहां से आता है? वो आपके जल से आता है। किससे आता है? जल से आता है। जल जो होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O, और उसको हम बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। किससे आता है? जल से आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मनुष्य के लिए जल आवश्यक है वैसे पौधों के लिए जल आवश्यक है। तो ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो कहां से आती है? आपके जल से आती है। ठीक है, जल का एक प्रकार है जिसे हम भारी जल भी कहते हैं।
जल का एक प्रकार है जिसे भारी जल भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है D2। इसे क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। और इसकी खोज जो की थी वो उरे ने की थी। किसने की थी? उरे ने इसकी खोज की थी। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो कौन सा प्रकाश जो होता है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? इनकी प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? तो देखिएगा, ए फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो अधिकतम किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो प्लस होगी यानी कि अधिकतम होगी वो लाल प्रकाश में होगी, और जो न्यूनतम होगी वो किस प्रकाश में होगी? ग्रीन यानी कि हरे प्रकाश में होगी। कौन से प्रकाश में होती है? हरे प्रकाश में होती है। तो इसके आंसर की अगर बात करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका? सॉरी, क्या कहलाएगा? अधिकतम पूछा है तो अधिकतम जो होगा वो क्या होगी आपकी? रेड होगी। अधिकतम जो होगा वो क्या होगा आपका? रेड। ठीक है, अधिकतम किसकी होगी? प्रभावशाली क्या होगी? रेड। ठीक है। न्यूनतम किस में होगी? न्यूनतम होगी आपके ग्रीन कलर में। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। तो भाई जैव विविधता को परिभाषित करना है। ठीक है, तो जैव विविधता को परिभाषित करना है। कैसे करेंगे परिभाषित? तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी है, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन है, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से विभिन्नता है, कभी नहीं करेगा, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव है, यानी कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों से संबंधित है। लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया था। तो जैव विविधता को मैंने आपको बताया। अधिनियम कब बना? जैव विविधता 2002 में अधिनियम बना। जैव विविधता का जो शब्द है वो किसने दिया था? ठीक है, रोसेन ने शब्द दिया था। रोसेन ने शब्द दिया था जैव विविधता। और जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं? 22 मई को बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया, रिपीट कर लीजिएगा। तो जैव विविधता दशक बनाया गया 2010 से लेके 2020। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का दशक घोषित किया गया, तो 2011 से लेकर 2020 के मध्य जैव विविधता का दशक घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2011 है, 2010 नहीं, 2011 से लेके 2020 के मध्य जैव विविधता का दशक घोषित किया गया था। क्या बोलते हैं? दशक। तो दशक घोषित किया गया था जैव विविधता का। ठीक है, तो जैव विविधता का दशक यहां से घोषित किया गया था। कब से घोषित किया गया था? 2011 से लेके, ठीक है, 2020 के अंतर्गत। तो जैव विविधता जो दिवस है 22 मई को मनाते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी है। पर्यावरण दिवस कब बनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा पर्यावास दिवस कब बनाते हैं? जब पेपर में कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा और वो 5 जून लगा के चले आएंगे। बताइएगा पर्यावास दिवस कब बनाते हैं? जैसे पर्यावरण 5 जून को बनाते हैं, हर स्टूडेंट को रटा हुआ है, उसी प्रकार हमें बताता है कि पर्यावरण जो दिवस है उसे हम कब बनाते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण दिवस हम कब बनाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? अभी मैंने आपको बताया है कि कब स्थापित किया गया था। ठीक है, बताइएगा कि कब स्थापित किया गया था इसको। ठीक है, तो भाई कब स्थापित किया गया था? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? यानी कि भाई आपको मैंने अभी देखिएगा बताया है आपको, तो मैंने आपको एक बात मैं इसलिए बता रहा हूं। ये देखिएगा क्वेश्चन जो है ना हमारे बार बार पूछे जाते हैं। अगर हम डिटेल पार्ट पढ़ते हैं किसी भी चीज का तो हम इसको आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये वाला प्रश्न देखिएगा। मैंने आपको इसमें बताया है कि जैव विविधता आपका अधिनियम 2002 में आया था और 2003 में चेन्नई में इसको स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थापित किया गया। तो इस प्रश्न पढ़ने के बाद में देखिएगा, एक प्रश्न पढ़ने के बाद में आपको कितना प्रश्न मिला है ये देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा हो गया, फिर हमने पारिस्थितिकी तंत्र से आपका ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आप देखते रहिएगा। उसके बाद आपका जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, आप देखिएगा ये प्रश्न भी एक बारे में पूछा गया है और इसी में आपका थर्ड प्रश्न है।
वो सॉरी 4th प्रश्न है। इसी टॉपिक पे आपका कौन से नंबर का प्रश्न है? 4th प्रश्न है, जो आपको बताता है कि भाई इस प्रश्न से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको बताइएगा इसका क्या आंसर रहा होगा, इसके आंसर की बात आप ही बताइएगा। ठीक है, क्या आंसर रहा होगा? ठीक है, तो देखिएगा भारत में क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र भी है। कैसे हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट। नया क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूं मैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र भी है, जिसे क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट एरिया भी कहते हैं। तो भारत में कितने हैं? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि इसे दिया किसने था? हॉटस्पॉट क्षेत्रों को किसने प्रस्तुत किया था? मायर्स ने प्रस्तुत किया था। और भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिमी घाट। और एक प्रश्न आपका मैं ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा चुका हूं, हिमालय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? हिमालय क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। और कहें तो सूडालैंड। ठीक है, कहें तो सूडालैंड। तो देखिएगा पश्चिमी घाट जो है वो आपके जैव विविधता हॉटस्पॉट की श्रेणी में आता है, लेकिन पूर्वी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट की श्रेणी में आपका नहीं आता है। ठीक है, हॉटस्पॉट की श्रेणी में नहीं आता है। थोड़ी सी तबीयत खराब है आज, ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो देखिएगा जो पश्चिमी घाट है आपका, वो आपका जैव विविधता क्षेत्र में आता है, लेकिन पूर्वी घाट नहीं आता। तो कई बार प्रश्न पूछा आपके जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? तो पूर्वी घाट नहीं है यहाँ पर, लेकिन पश्चिमी घाट है, हिमालय क्षेत्र है। अब प्रश्न ये भी बनता है कि जैव विविधता जो होती है वो किन क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाएगी? तो देखिएगा अगर इसकी अगर बात करें यहाँ से, तो ये क्या है? पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट में जैव विविधता क्या होती है? सर्वाधिक मात्रा में होती है। पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट जो है वो सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता का क्षेत्र है। और पश्चिमी घाट में सबसे अधिक हिमालय क्षेत्र हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, सूडालैंड हो गया, ये सब क्या है? हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं। अधिनियम कब बनाया गया? तो सभी को पता है, अधिनियम बनाया गया 2002 में। 2002 में अधिनियम बनाया गया। और कह सकते हैं कि भाई स्थापित कब किया गया? 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में स्थापित किया गया 2003 में। ओके, एकदम राइट आंसर। कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई में भाई मेरे स्थापित किया गया। ठीक है, तो आज की क्लास को देखिएगा, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हुई है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखिएगा कि ज्योग्राफी के लेक्चर को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी प्रीवियस ईयर है। तो ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर, उत्तर प्रदेश का प्रीवियस ईयर, और उत्तर प्रदेश की अब चैप्टर वाइज क्लास भी शुरू हो चुकी है। उसके बाद आपका जो अभी चल रहा है एनवायरमेंट, वो भी आपका कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो तक। ये सब आपके 2011 से लेके 2022 तक हमने आपको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, और एक ही प्लेलिस्ट में सभी क्लासें हमारी रखी हुई हैं। उसके बाद अब हम जो शुरू करेंगे उसमें हम कुछ साइंस की सीरीज को शुरू करेंगे। इसको साइंस की सीरीज को शुरू करेंगे जो सबसे खतरनाक लगती है। उसके बाद हिस्ट्री की सीरीज को शुरू करेंगे। किसको? हिस्ट्री को। और हमने स्टार्ट कर दी है उत्तर प्रदेश चैप्टर वाइज। उत्तर प्रदेश चैप्टर वाइज को स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, और उत्तर प्रदेश चैप्टर वाइज में हम पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं भौगोलिक स्थिति। क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं? भौगोलिक स्थिति। पहले टॉपिक को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, भौगोलिक स्थिति। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, धीरे धीरे तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे, और ऐसे हम लगातार टॉपिक पढ़ते चलेंगे। तो हमारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और जितनी भी आपकी वीडियो हैं उन सभी वीडियो पे आप पढ़िएगा, अपना प्रयास एकदम बनाइएगा, जिससे आपको हम एक बेहतर नॉलेज के पर्पज से आपको बता सकें।
कि भाई ज्ञान जीएस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है इस वर्ष ही हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और इस वर्ष ज्ञान जीएस एक बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ जुड़ा रहेगा और आप एक अच्छी रिपीटेड तैयारी करते रहिएगा। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उससे आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो आपके है ना, एक एक बारीकी से मैंने आपको पढ़ाया है, एक एक डिटेल फॉर्मेट में आपके हर क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कराया है, ठीक है। तो आप अगर लगातार जुड़े रहते हैं तो आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे कोई भी रुपए, आपसे कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लिया जाता है, ठीक है। और इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। अभी चैप्टर वाइज आप उत्तर प्रदेश की क्लास को देखिएगा, आप उसके बाद डिसाइड करिएगा कि मेरा सिलेक्शन यहाँ से होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के हम 20 टॉपिक पे कम से कम कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश को, और आपके समक्ष कम से कम 20 टॉपिक हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप प्रेस बटन को क्लिक करिएगा, लाइक करिएगा, और हमेशा जुड़े रहेंगे आप लोग हमारे साथ और हम आपके साथ, यानी कि आप हमारे हो हम आपके हैं, नहीं कि हम आपके हैं कौन, ठीक है। तो हम आपके हैं कौन, बताइएगा भाई आप हमारे कौन हैं। थैंक्स। अब दोबारा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके। तब तक के लिए सभी चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।